नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरह आपके साथ इस प्रोग्राम में हम आपको सब कुछ खुल्लम खुल्ला बताते हैं। देश की राजनीति में अब तो बताने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। कल जो नतीजे आपने ही दिए हैं उसके बाद से देखिए इस वक्त आज क्या चल रहा है। दो तीन खबरें बड़ी शुरुआत में क्लियर कर लेता हूं। एक तो अभी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और बिहार के जो उनके नेता हैं बाकी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, जितने भी घटक दल थे, महाराष्ट्र वाले सब, एक नाथ शिंदे, सब लोग उस बैठक में पहुंचे हुए हैं। सब लोग अपना नेता मोदी जी को बांध लेंगे, उसमें ऑफिशियली कहेंगे मोदी जी हमारे नेता हैं। और फिर खबर यह है कि आज शाम शायद 7:30 बजे के आसपास राष्ट्रपति के पास जाकर के मोदी जी एक बार फिर से इस्तीफा तो वो दे ही चुके हैं, जाएंगे और कहेंगे कि मैं अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करता हूं। नंबर उनके पास है, एनडीए 290 के पार है, कोई दिक्कत है नहीं, वो जाके सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। अब उसके बाद अभी कुछ देर में इंडिया गठबंधन की बैठक भी शुरू होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, आरजेडी और तमाम पार्टियां वो सब उसके अंदर मौजूद रहेंगी। अच्छा, उनमें से कुछ के कल से जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे उद्धव ठाकरे, वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री बनाने की। अपना कैसे बनाओगे भाई, उनके पास नंबर तो है नहीं भाई। इंडिया गठबंधन 290 कुछ है और वो है 232, तो उनके 232 272 में 40 का अंतर है। वो 40 कहां से आएंगे? तो साहब चंद्रबाबू नायडू पहले भी इनको छोड़ के चले गए थे। नीतीश कुमार तो अभी अभी इनके पास आए, इनके तो खिलाफ ही रहते हैं वो। इनको ले आओ कुछ करके, इनको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना दो, किसी को प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर दो। जितनी चर्चाएं हवा में चल रही हैं इसमें, लेकिन हवाबाजी ज्यादा है, तथ्य बहुत कम है। कैसे, इसकी हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे। तो मोदी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक दिखाई नहीं देता फिलहाल। लेकिन ऐसा क्या कोई तुरुप का इक्का है विपक्ष के पास कि वो ये जो बनता काम हमको दिखाई दे रहा है सामने होने जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो अपना कार्ड कोई चल दें? ऐसा कोई कार्ड उनके पास है क्या? इस पर बात होगी। राशिद किदवई साहब हमारे मेहमान हैं आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। साहब बहुत स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत हर्ष जी आपका। और देवेंद्र पराशर जी हमारे राजनीतिक संपादक हैं, हमारे साथ हैं। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। पहले बधाई दे दूं मैं किदवई साहब को, बता रहा हूं सर। देखिए हम इनसे पहले भी प्रोग्राम में आए सर, आप, मैं नंबर पूछता रहा, राज साहब ने कभी नंबर नहीं दिया। लेकिन राज साहब ने ये भी हमेशा कहा कि जितना बाकी दुनिया बता रही है आसान है हो जाना, वैसा नहीं है। तो उस बात की बधाई सर। नहीं, वो तो एक आकलन की बात है। देखिए, पत्रकार को जो मेरी नज़र में, सौरभ, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और प्रोफेशन में मेरा ज़्यादा अनुभव है, तो हमारे पास जैसे एक उर्दू का शेर है कि इंतजामात में क्या दखल तमाशाई का। तो सरकार कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये वो उसका क्षेत्र है। हम तो उसको देख रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। लेकिन रशीद साहब की बात से एक बात कहूँगा कि इनकी बात हम लोग तो सुन लेंगे, हम लोग तो जूनियर हैं, जो इनके साथ वाले और सीनियर हैं वो भी सुने कि सरकार बनाने बिगाड़ने में हमारी भूमिका होती नहीं है। मुखालता कोई भी पाल सकता है। नहीं, सर ऐसे बहुत सारे तमाशबीन हैं, उनको पता नहीं लगा कब उनके हाथ में बैंड आ गया था और वो बजाने लग गए थे, तो इसलिए वो उनको तकलीफ भी हो रही है। भाई बात ठीक है, सरकार किसकी गिरे किसकी बने, हमारा काम जो दुनिया में हो रहा है वो बताना, उसको रिपोर्ट करना, इतना ही हमारा काम है। उसको दुनिया के लिए और सरल भाषा में, जो हम इस प्रोग्राम में करते हैं, सरल भाषा में समझा देना। तो सर अभी तो पहला सवाल मेरा आपसे ये, क्योंकि दोनों गठबंधनों की बैठकों का दौर चल रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए की सरकार है, कोई शक इसमें? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो उसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है, देखिए, जो भी गठबंधन बनते हैं हमारे देश में, वो गठबंधन सत्ता के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए बना हुआ है और इंडिया गठबंधन भी सत्ता के लिए बना था। अगर विपक्ष में बैठने के लिए कोई गठबंधन नहीं बनता, तो ये दोनों साइड जो है उसमें नजर लगाए हुए हैं। अब आपकी बात सही है कि संख्या उनके पास नहीं, अब वह मौका ढूंढा जा रहा है। मौका कैसे ढूंढा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके का अभी मैं पहले भी देख रहा था कि अब लोगों की एक इच्छा सूची साफ नजर आ रही है, विश लिस्ट आ रही है। जितिन मांझी कह रहे हैं हमें भी मंत्रालय चाहिए, फलाना आदमी कह रहा है देश का हमें स्पीकर हमारी पार्टी का होना चाहिए। क्या मतलब दिल्ली जो है कोई बाजार बन गया है कि खरीद फरोख्त होगी? देखिए, कैबिनेट चुनने का अधिकार जो है सर, बाजार रहा है, लेकिन वो मजबूत और निर्णायक सरकार में या प्रधानमंत्री में नहीं रहा है। और यही के ऊपर मैं आपकी विपक्ष की रणनीति के बारे में बताऊंगा मेरे आकलन में, कि वो यहाँ एक मौका ढूंढने की संभावना तलाश रहे हैं। क्योंकि अगर कोई आदमी कहता है कि वो वित्त मंत्री उसकी पसंद का होगा या उसकी राजनीतिक जो घटक दल है उसका होगा, तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री के इकबाल में, प्रधानमंत्री का जो गौरव है, जो उनका प्रेरोगेटिव बनता है, उसमें बट्टा लगाता है। मंत्री चुनने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। लेकिन हम ये देख चुके हैं, और मेरे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब भी देख चुके हैं, कि जब देवेगौड़ा सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल सरकार थी, अटल बिहारी सरकार थी और मनमोहन सरकार, चारों में ये होता था। एक दिन का सिर्फ मैं उदाहरण दूंगा कि डीएमके ने तमिल में एक प्रेस रिलीज जारी करी चेन्नई में और कहा कि इस समय के ऊपर ये व्यक्ति वो कैबिनेट की शपथ लेगा, मंत्री की शपथ लेगा। हम लोग हैरान परेशान दिल्ली में कि ऐसा कैसे,
राष्ट्रपति भवन फोन किया, कोई खबर नहीं। और लेकिन अगले दिन क्या हुआ, वही 10 साढ़े 10 बजे वो जो डीएमके के जो उसमें विज्ञप्ति में आया था, और वही उस आदमी ने जो था डीएमके जारी कर रही चिट्ठी कि ये आदमी प्रधानमंत्री कैबिनेट में होगा। वो एक बिल्कुल मतलब उससे मैं वो नहीं कर रहा, कोई अटल बिहारी वाजपेयी का मैं नहीं कर रहा, ये वाजपेयी जी की सरकार के समय का टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज, अब ये सब चीजें क्या नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के तो एक चीज की है सर, देखिए ये तो मतलब जितने आपके एलाइज होते हैं गठबंधन की सरकार में, वो तो असर्ट करती है ना, वो तो एक कोशिश करेंगे, बट नेचुरल है कि भाई मौका मिला ले लो इनसे, कुछ अच्छी मिनिस्ट्री इनसे ले लो, या कोई आदमी पसंद नहीं है अभी तक जो सरकार में रहा है कि भाई ये आदमी, इस आदमी के पास ये काम नहीं होना चाहिए कम से कम, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही। अब जो आपने बात कही कि ये प्रधानमंत्री के इकबाल पर सवाल है, ये आज ये दिखाना, ये मोदी साहब को ये डिस्प्ले करना पड़ेगा कि मैं औरों से क्यों अलग हूं। भले ही आज मुझे गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मैं हूं, सरकार मेरी है। अब वो आपको कितना मुमकिन लगता है कि जैसे पिछले 10 साल सरकार चली वैसे चलेगी? तो वही के ऊपर ये बात आता है कि देखिए जो हम अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। नायडू ने 1996 से 98 के बीच में जो यूनाइटेड फ्रंट की 2 सरकार बनी थी उसके वो संयोजक थे। 2 बार उनको प्रधानमंत्री में से कहते हैं ना, थाली में तश्तरी में सजा के उनको पेश किया गया। वो प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्होंने किसको प्रधानमंत्री बनाया? देवेगौड़ा को बनवाया। दूसरी बार उन्होंने आई के गुजराल को बनवाया, और भी कई लोगों को मतलब नहीं बनने दिया। तो नायडू जो है इसमें बहुत मतलब उनका हाथ जो है सेट है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, बार्गेन करते हैं, और बार्गेन बोलते कम है और करते ज़्यादा है। उन्होंने स्पेशल पैकेज को लेके बात उन्होंने छेड़ दी, जो एक बड़ी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि उससे अर्थव्यवस्था वगैरह का संबंध है। अगर आंध्रा को एक स्पेशल पैकेज दिया गया, मतलब एज अ प्री कंडीशन, वो बिहार वाले भी मांगेंगे, और बिहार वाले मांगेंगे तो भाजपा के इतने सारे जो शासित प्रदेश हैं उसमें क्या होगा, उनको भी मिलना चाहिए। तो ये दोनों ऐसे ही शर्तें लगाएंगे। तो इस तरह की, वही मैं कह रहा हूं कि आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री अपनी शर्तों पे मंत्री चुनेंगे, ये बात मैं भी मानता हूं, लेकिन ये सब व्यवहारिक समस्या आएंगी। कड़वा घूंट, कड़वी दवा, और वो दवा का मतलब वो कितनी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हफ्ता है, महीना है, 15 दिन है, 6 महीने है। और उसके साथ आप देखिए जो महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन, और उसके बाद की जो कैफियत। और एक बात और मैं कहूँगा, क्योंकि अब आपने मुझे इतनी सारी कहने का मौका मिला है, और उत्तर प्रदेश में क्या किसी तरह का एक जो राजनीतिक संघर्ष जो है भाजपा में वो होगा या बढ़ेगा, और उसके क्या इम्प्लीकेशन होगा। सर आज मन कर रहा है कॉफी पर कुरुक्षेत्र 2 घंटे कर दिया जाए। आपने तो इतने वो मतलब महाज खोल दिया, इतने मोर्चे आपने खोल दिया। लेकिन पहले यही बात जरा, ये जो एलाइज वाली है, कुछ चीजें शुरू हो गई हैं क्या कि मतलब असर्ट करने की, शर्तें थोपने की, ऐसी कुछ? नहीं, शर्तें थोपने जैसी चीज़ तो नहीं है निश्चित तौर पे। लेकिन उसमें होता क्या है सौरभ, जैसे जेडीयू का एक उदाहरण देख कर आप समझें, पिछली बार जो हुआ था कि उसमें हर एक एलाइज को अपने नंबर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी एलाइज में एक मंत्री शामिल कर रहे थे। नीतीश कुमार का ये कहना था कि इस एक से हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वो शर्त नहीं होती है, वो शर्त इस लिहाज है कि उनको तो एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी तो अपना देखना है। जैसे मान लीजिए हमने एक फॉरवर्ड भेज दिया, तो हम जो जिस अति पिछड़ा को कैटर करते हैं, जो हमारा मेन वोट बैंक है, उस कम्युनिटी के नहीं भेजे तो हमें दिक्कत। तो उन्होंने संख्या बढ़वाने की कोशिश की। यहाँ से बताया गया कि नहीं, सबको एक ही दिया जा रहा है, तो इसलिए आपको भी एक ही दिया जाएगा। तो फिर उस समय पहली बार में नीतीश कुमार पीछे हट गए थे। बाद में आपने देखा होगा कि आरसीपी आए, उन्होंने उस समय अपना मंत्री नहीं बनवाया, अपना नहीं बनवाया। तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन तो किसी भी दल के साथ होता है, और वो दबाव बनाएंगे ही बनाएंगे। और ऐसे कंडीशन में जब उनको ये पता हो कि हमारे समर्थन से आपकी सरकार है, तो दबाव बनाने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है स्वाभाविक तौर पे। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं बड़ी सरल मतलब ताकि बहुत सरल तरीके से लोग समझ पाए कि क्या चाहेंगे कि सबसे ज्यादा कि एक तो हमको ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय मिले, संख्या। हाँ, उसके पीछे तर्क ये रहेगा कि हम अपने जो प्रतिनिधित्व हमें देना है अलग अलग कास्ट को, उसको दे सके। जैसे फिर मैं जेडीयू का उदाहरण देकर आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक उनको मंत्री पद मिल रहा है, सिर्फ संजय झा भेजेंगे या राजीव रंजन को भेजेंगे, दोनों में से दोनों उनके बहुत खास। इन दोनों को अगर भेज दिया तो ये दोनों फॉरवर्ड हैं। फिर उस कंडीशन में अति पिछड़ा क्या होगा, अति पिछड़ा को अगर भेज रहे हैं तो फिर हमारे फॉरवर्ड का क्या होगा। तो ऐसी जो मजबूरी, ऐसे कितने लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा मोदी जी को? भाई टीडीपी के लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, जेडीयू के करना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे भी मांगेंगे कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे बयान दे रहे हैं एकदम। और उसमें कोटा ये बनाया जाएगा कि एक सौरभ फॉर्मूला होगा कि इतने सांसद पर ये मंत्री, एक कैबिनेट, एक ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से अपने मन से बना। इनके अलावा भी तो बहुत सारे लोग हैं, 20 लोग इनके अलावा भी वही देख लेना आप, बिहार में ही देख लें, जैसे चिराग पासवान आपको बनाना है, चिराग के 5 है भाई, तो वो एकदम, और वो मंत्रालय, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय वो चाहेंगे। जीतनराम मांझी चाहेंगे वहां पे। हालांकि जीतनराम मांझी जैसे लोग बहुत बार्गेन की स्थिति में इस लिहाज से नहीं रहेंगे कि उस एक नंबर से कुछ नहीं होना है। लेकिन टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पे टीडीपी तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगी। चंद्रबाबू नायडू, कौन सा मंत्रालय इस पर भी
वो थोड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। जैसे इस रूप में नहीं रहता है। हाँ, मतलब एक चीज़ तो होता ही है ना कि जो मलाईदार मंत्रालय जिसे हम लोग कहते हैं कि वो तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय दे दे तो कोई खुश हो जाएगा। वो चाहेगा कि हाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ सरफेस ट्रांसपोर्ट दें, आईटी मिनिस्ट्री दें, आईटी को लेकर तो उनका खास लगाव रहता ये है। सब चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे। हाँ प्लीज बोलिए। और उसके पीछे मकसद ये रहता है, वो कहेंगे यही कि भाई हम अपने लोगों को अगर ज़्यादा काम कर सकें, हमें ऐसा मंत्रालय चाहिए। और हमें जो इतिहास है वो क्या बताता है, ऐसे एलाइज को जो मंत्रालय दिए जाते हैं उसमें फिर ये लोग दखलंदाजी बर्दाश्त करते हैं ये लोग, मतलब क्या उसमें वैसी ओवरसाइट रख पाते हैं प्रधानमंत्री? एक चीज़ तो एकदम क्लियर रहना चाहिए सरकार को लेके, नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है कि कोई मंत्रालय कोई चीज़ वो दे दें, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सब पे लागू होता है। फॉर्मूला के उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे मौजूदा सरकार में जो आज इस्तीफा हुआ, जिसका मौजूदा नहीं निवर्तमान कह सकते हैं, उसमें पीएस रखने की इजाज़त आपके अपने मन से नहीं थी। ठीक, मतलब हमको किसको पीएस रखना है वो हम अपने मन से, मंत्री को हम अपने मन से आप नहीं रख सकते थे। उसके लिए एक पैनल होता था, लेकिन ये गृह मंत्री अमित शाह पे भी लागू है। उनके भी जो पीएस थे अमित शाह जी के चॉइस पे नहीं थे, पीएमओ का जो पैनल था, और वो पैनल किस लिहाज से होता है कि देश भर में जो अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको तलाश के और फिर उनका पूरा स्कैनिंग करके 360 उनकी स्कैनिंग करके उनकी ईमानदारी वगैरह सारी चीज़ को देख के एक पैनल बना दिया जाता है, उसमें से आप ले लें। यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि करप्शन होने की संभावना कम हो जाती है। फिर वो मंत्री मेरा पार्टी का है या एलआई है, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको उसी से लेना है। और ये नहीं कि अपने मर्जी का आईएएस को हमने अपने साथ रख लिया और वहां पे अपना खेल करने लगे। तो एक चेक सिस्टम तो बन गया ना कि जो पीएस आपके साथ है, कोई काम आप खुद तो करेंगे नहीं, आप अपने पीएस को बोलेंगे। जैसे जैसे रिपोर्ट कार्ड मांगते थे, जैसे अपने मंत्रियों को ठास के रखते थे, ऐसा आप कर लेंगे? सब कुछ वैसे ही होगा उसमें तो, क्योंकि सरकार तो एक सिद्धांत के हिसाब से चलती है ना। जैसे आपका जो सेक्रेटरी है, फॉर एग्जाम्पल, जो भी मंत्री होंगे उनका जो सेक्रेटरी होगा, वो सेक्रेटरी तो पीएमओ के अधिकारियों की ज्यादा सुनता है, पीएम की ज्यादा सुनेगा बनिस्पत मंत्री के, ये चाहे बीजेपी के मंत्री हो या दूसरे हो। पिछले सरकार में भी ऐसा चला। और कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जिन्होंने शिकायत की अपने सेक्रेटरी की, तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उस सेक्रेटरी को अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखने लगा कि टकराहट हो रही है, तो वहां से उठा के फिर किसी दूसरी जगह सेक्रेटरी उसको बैठा दिया। मतलब ठीक है कि ये लोग अभी हमारी जरूरत है, लेकिन ये मतलब ये नहीं कि हमको मजबूर कर लेंगे। डिक्टेट बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो डिक्टेशन वाला चीज होता नहीं। उस सेंस में मोदी सरकार का जो तेवर देखा है हमने, वैसा बरकरार रहेगा आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोग तेवर की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो पिछली बार भी फॉर्मूला था, हो सकता है कि फिर से कुछ निकालें कि 6 सांसद है तो 1 कैबिनेट पक्का कर देंगे। अब जाहिर है कि उसके बाद ये नहीं होगा कि उससे ज़्यादा हो जाए, या 4 पे 1 कर दें, फिर राज्य मंत्री का भी एक प्रबंध कर दिया जाता है। पिछली बार भी नीतीश जी नाराज हुए थे, बाद में शिवसेना तो बहुत ही नाराज हो गई थी, फिर उसमें भी अपने हिसाब से कर देना। सुरेश प्रभु वाला किस्सा सबको याद है कि अंत में वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे, ये चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर अभी के समय अगर उनको लगेगा कि हमारे लिए कोई उपयोगी है, तो वो एक व्यवस्था तो रहेगी ही रहेगी। चंद्रबाबू नायडू को लेकर एक बात मुझे लगता है कि समझना चाहिए। वो एक तो अच्छा है कि अभी वो बहुत पिटे हुए हैं, सत्ता उनको तुरंत मिली है, उनके लिए प्राथमिकता उनका राज्य है। और अगर हम फाइनेंशियल पैकेज की बात करेंगे तो उसमें इस सरकार को दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो स्पेशल स्टेटस के तौर पर जाएगा, वो बार्गेन ये सरकार स्वीकार करने वाली नहीं है। क्योंकि अगर वो है तो पेंडोरा बॉक्स है, सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, सभी वो राज्य मांगेंगे। और हमको याद है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से पहली बार में ये साफ कहा गया था कि जो हिल स्टेट है या जो स्पेशल कैटेगरी की एक परिभाषा है, उसके बाहर हम किसी को ये नहीं देंगे। मोटे तौर पर जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, आप डिक्टेट नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। सरकार ये मोदी तो की है, मोदी की है, वो मोदी की रहेगी। और मुझे ये लगता है कि अगले 2-4-6 दिनों में नंबर्स इस तरह के आपको दिखने लगेंगे कि प्रेशर पॉलिटिक्स कम हो जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए एकनाथ शिंदे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट मैं बार बार कहूं तो उद्धव से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। उद्धव ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उद्धव से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो उनको भी पता है कि विधानसभा चुनाव होना है तो बहुत बार्गेन नहीं होगा। दूसरी तस्वीर भी आ गई है, इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है, इसमें अखिलेश यादव देखिए पहुंचे हुए हैं। अभी ये बैठक मेरे ख्याल से खड़गे साहब के घर पे ही चल रही है, तो वहां पर सब लोगों का बैठना आना शुरू हो गया है। तो हमने कहा था हम इस बैठक में डिसाइड करेंगे। इनके हाथ में कुछ है क्या सर? राशिद साहब, जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे, कुछ कोशिश करें, कुछ देखें, कोई चांस बन जाए सरकार बनाने का? मोदी देखिए, मुझे लगता है इसमें जो अभी जो सरकार बनाने की है उसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जो भी वो प्रयास कर रहे हैं वो ऐसे लोग जैसे आरजेडी, जिसका प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक रहा, 4, तो वो तेजस्वी यादव ऐसे दावे कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, तो वो दूर के ढोल है। लेकिन देखिए, ममता तो ये कह रही है, मैंने सबको बधाई दी, राहुल जी को भी बधाई दी थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, बिजी होंगे। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि 2 सीट आएगी, देख लो क्या हुआ।
ममता बनर्जी तो इस मूड में बैठी है। बंगाल सेंट्रिक बात है, लेकिन जो हम मूल बात कर रहे हैं गूढ़ विषय है। देखिए उसमें इतना आसान नहीं है। पराशर साहब कह रहे थे कि वो PAPS उनके अपॉइंट होंगे, और एक तरफ हो रहा है कि मलाईदार मंत्रालय चाहिए। अब ये मलाईदार मंत्रालय और अकाउंटेबिलिटी वगैरह, हम मलाई की व्याख्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं ना करें सर, करें, बताएं मलाई क्या लेकिन होती है? वो मलाई मतलब बजट सीधा सीधा। नहीं, ये तो एक आपने बड़ा उसका एक सेंसर्ड वर्जन दिया है। मलाई वाला तो होता है कि मलाई खा के उसका लुत्फ आए। नहीं, मलाई मतलब बड़ा बजट, ताकि हम ज्यादा काम कर सकें। देखिए फिर मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। हाँ नहीं फिर आप कहीं मत देखिए सर, यह सब पता, सब बोलते हैं रशीद सर, सब साहब बात जो करते कह रहे हैं सीधी सी बात है कि मंत्रालय बड़ा होगा तो काम होंगे, अपने लोग उपकृत होंगे, यही कहना चाह रहे हैं। और उसमें जाहिर वही ना, बड़ा है बजट। कि फिर वही बात, पुरानी बात, UPA 2 में जितने चार्जेस लगे थे, किन पर लगे थे, सब LI थे। जितने करप्शन घोटाले हुए, किसका मोटे तौर पर इल्जाम लगा था, सब LI के ऊपर लगा था। वो सब टेलीकॉम वालों ने क्या क्या नहीं किया था, याद कीजिए जरा आप। तो देखिए मारन बंधुओं ने, तो वही वाली फिर भी मतलब बात वो होती है मनमानी। देखिए ये जो पावर टू अपॉइंट एंड पावर टू रिमूव, मतलब हटाने की और रखने की मंत्री को, वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के हाथ में होनी चाहिए। गठबंधन में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। अटल जी की सरकार में भी ऐसे हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में ए राजा को हटाना था। अब ए राजा को हटाने के लिए मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से कहा। सोनिया गांधी ने जो वहाँ के जो करुणानिधि से सीधे कहने का नहीं था, बात होती थी कि गवर्नर तमिलनाडु जो थे, वो बरनाला साहब जो थे, हाँ अच्छा। सुरजीत सिंह बरनाला का साहब, उनसे अच्छे संबंध थे। वो करुणानिधि से कहते थे, करुणानिधि उसका कोई जवाब देते थे, क्या नाम था, फिर बरनाला साहब वापस देते थे। कलिनार का जवाब आया, फिर वो आया, फिर वो सोनिया जी पे आया, फिर 2-3 महीने निकल गया और उससे मनमोहन सिंह सरकार की भदपिटी। तो मेरा कहने का मतलब ये सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं सर। वो ठीक है, वो ठीक, लेकिन अंतर मैं एक बार बता रहा हूँ, जो तनातनी की बात आएगी, जो मैं देवेंद्र फडणवीस की बात से सहमत हूं कि हो सकता है नरेंद्र मोदी उसके लिए तैयार ना हो, अमित शाह उसके लिए तैयार ना हो, लेकिन तैयार नहीं होंगे तो कन्फ्रंटेशन होगा, बात सार्वजनिक होगी। और यही वाली बात होती है जो सरकार की जो स्टेबिलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है, और बातें होती है। अब देखिए सर, आप देखिए मतलब आपने कहावत सुनी है कि भाई दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, अपने विरोधी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये आपने नहीं सुना होगा। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो बिहार को विशेष दर्जा दिलाए, विशेष स्पेशल स्टेटस दिलाए, जिसके बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नीतीश जी के पास गोल्डन मौका है, अगर वो किंग मेकर है तो ये काम करवा के दिखा दें। बिल्कुल। ये जो एनडीए की बैठक थी सौरभ भाई प्रधानमंत्री के यहाँ, उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है, और उस प्रस्ताव में ये बताया गया है कि हाँ 2024 के लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा, जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कुल एनडीए के सब लोगों ने, मतलब नीतीश कुमार ने, टीडीपी ने, बाकी सब लोगों ने मोदी जी को अपना नेता चुना है। कुल 21 नेता इस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री घर पे जो बैठक, 21 अलग-अलग दलों के जो नेता थे, उसमें अगर नाम जानना चाहें तो नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, HD कुमारस्वामी, चिराग पासवान, जीताराम मांझी, पवन कल्याण, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल पटेल, प्रमोद बोरो UPPL के, अतुल बोरा AGP के, इसके अलावा इंदु होंग समूह सिक्किम क्रांति मोर्चा के, सुरेश महतो आजसू के, राजीव रंजन सिंह JDU, संजय झा JDU। इनमें से तो सभी का लग रहा है एक तो होगा ही सांसद इनमें से। हाँ, एक सांसद वाले भी हैं। ठीक है साहब, मतलब ये देखिए जो फॉर्मेलिटीज है पूरी हो गई हैं। मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, मोदी जी कुछ नेता चुन लिया है एनडीए के उनके साथियों ने। अब ये जाकर के दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। ये बात क्लियर हो ही गई है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई बहुत मौका नहीं है। और जो तेजस्वी कह रहे हैं वो एक बात में स्वीकारोक्ति है इस बात की कि हम तो नहीं करा सकते, तुम किंग मेकर बन गए हो नीतीश जी से, वो कह रहे हैं तुम सरकार बनवा रहे हो मोदी जी की, तो मोदी से कहकर के स्पेशल स्टेटस दिलवा दो बिहार को। तो उन्होंने भी एक तरीके से मान लिया है इस बात को कि भाई यही लोग कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब आप करवाइए जाकर के स्पेशल स्टेटस ले लीजिए। वो एक अलग लड़ाई होगी, वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं, अलग बात है वो। खैर, आप जो बात कह रहे थे सर, मैं ये जानना चाह रहा था, गुजरात सरकार, देवेगौड़ा सरकार, वाजपेयी जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की 2 बार की सरकार में इतना नंबर नहीं थे ना किसी के पास। इनके पास अपने 240 तो है कम से कम। भाई सामने वाले की आपकी बाह मरोड़ने की ताकत कितनी है, इस बात पर निर्भर करता है आपके नंबर कितने हैं। 240 तो है ना इनके पास। 240 नहीं है, इसमें आप चिराग पासवान को भी हमेशा के लिए जोड़ लीजिए। जिस आदमी ने अपनी पार्टी स्वाहा हो जाने तक हनुमान की तरह सीना चीर के दिखाते हुए कहा कि ना हम तो मोदी जी के भक्त, वो कहीं और क्यों जाएगा, वो अभी क्यों कहीं जाएंगे राजनीतिक तौर पर, और उनको लाभ भी है ना, वो जिस तरह से दिख रहा है उसमें क्यों जाएंगे। भाई अंतिम क्या, अंतिम लाभ ही होता है। अभी उनको बहुत साफ दिख रहा है कि बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में बिहार में उनको इसी से लाभ है,
और नीतीश कुमार ऐसे के 5-7 तो और होंगे कम से कम। इसमें एक चीज और सौरभ देखिए इसको कि ऐसा नहीं होता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने, मान लीजिए जो मैंने उदाहरण दिया पर्सनल सेक्रेटरी के, कि वो किसी पार्टिकुलर एलाइज के हैं तो उन पे लागू होगा, अमित शाह पे लागू नहीं होगा, या राजनाथ सिंह पे लागू नहीं होगा, या जेपी नड्डा पे लागू नहीं होगा। जब आप कोई भी नियम यूनिफॉर्मिटी के साथ बनाते हैं तो उसे कमांड करना आसान हो जाता है। दूसरा उदाहरण आप देखें, जैसे हरसिमरत कौर ने पिछली सरकार से जब वो बाहर हुई तो ऐसा नहीं था कि कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया कृषि कानून और हरसिमरत की मर्जी के बिना, वो ऑन बोर्ड थी, उनको सब समझाया गया। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो फिर वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता। करप्शन को लेके एक बड़ी समस्या ये जरूर रहती है, और वो मोदी सरकार के हर एक मंत्री पे वो चेक एंड बैलेंस रहता है, वो एलाइज के ऊपर भी रहेगा। वो स्पेस आपको नहीं मिल सकता नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम करते हैं सौरभ, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें कोई बदलाव होने जा रहा है। जैसे उनको ये समझ में आ गया कि इसमें ये गड़बड़ झाला, जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक सरकार में ऐसा था कि 300 करोड़ रुपए का एक कंप्यूटर सप्लाई प्लाई का कुछ काम था। जिस दिन फाइनल सिग्नेचर होना था सेक्रेटरी का, प्रधानमंत्री दफ्तर में किसी ऑफिसर के मार्फत वहाँ जानकारी मिली, सीधे वहाँ से मंत्री को फ़ोन किया गया कि वो जो डील है उसको स्क्रैप कीजिए। ये 2014 वाली सरकार के बारे में बता रहा हूँ मैं। और सब कुछ हो चुका था, तुरंत उसको ख़त्म किया गया, फिर प्रॉपर उसका टेंडर वेंडर निकाल के जो कुछ भी करना था वो किया गया। तो यहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते या वो नहीं करेंगे, और वो सब पे लागू होता है। तो वहाँ पर फिर मुझे लगता है कि इसको चलाना इतना मुश्किल नहीं होता। दिक्कत वहाँ हो जाती है कि कुछ लोगों को देखिएगा अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और फिर एलाइज को आप अगर कॉर्नर कर रहे हो तो समस्या वहाँ पे होती है। राशिद साहब कितना सहमत है? नहीं, देखिए मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मुझे लग रहा है कि अभी आज की स्थिति में, आज से मतलब जैसे मैंने कहा अगले 6 महीने तक मैं ऐसा कोई सरकार के ऊपर किसी किस्म का कोई संकट नहीं देखता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ क्योंकि अनुभव के आधार पर 1989 से लेके 2014 तक एक ढर्रे की गठबंधन सरकारें बनी, और 2014 से 24 तक 10 साल में एक अलग ढर्रे की सरकार बनी जहाँ एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त था। अब देखिए, एक जो अगर कोई राजनीतिक दल मांग कर रहा है कि उसका स्पीकर होना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, सोच क्या है? वो सोच यही चाह रहा है कि स्पीकर हो तो कम से कम कोई किसी किस्म का दल बदल वाला काम उसके साथ ना हो, उसके साथ या जितने सहयोगी दल हैं किसी के साथ ना हो। तो यहाँ पर जो एक असुरक्षा की भावना या जो उसके पीछे जो एक सोच है वो बहुत कुछ दर्शाती है। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चाहेंगे और अमित शाह भी चाहेंगे कि सब चीज़ें बिल्कुल ढंग से, जैसा रविंद्र पाराशर बार बार कह रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से चले। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक किसी तरह का कन्फ्रंटेशन हो गया, हर बार जब मैं कहता हूं कि जब चुनाव, राज्यों के चुनाव होंगे, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के चुनाव ने राज्यों के चुनाव मेरे ख्याल से 70-80% जीते होंगे, 20% हारे होंगे, लेकिन कभी अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं आई। इस तरह की बातें अब जब गठबंधन की सरकारें आएंगी तो उसमें ये स्टेबिलिटी की बातें आएंगी, और हमेशा दूसरी तरफ का एक डेस्परेशन बहुत ज्यादा है जो इंडिया अलायंस है। अगर वो 6 महीने तक वो हमेशा मौके की ताक में रहेगा, मौके की ताक में रहेगा। लेकिन ये बात तो ठीक है। तो ये मामला, और उसके साथ साथ बहुत सारे देखिए आप मुद्दे होते हैं। इस सरकार में भाजपा का एक पूरा दबदबा था, राज्यपाल कौन होगा, कहाँ होगा, सब चीजें हर महीने में। हाँ, लेकिन आप याद करिए, चाहे वो, फिर भी मैं कह रहा हूँ, चाहे वो जो पिछली जो 4 सरकारों का जिनका आप नाम ले रहे हैं, हाँ, वो तमाम सरकारों में जो था, ये इस तरफ से ये भी रिक्वेस्ट आती थी कि आप फलाने आदमी को गवर्नर बना दिए, फलाने आदमी को गवर्नर बना दिया। ठीक है सर, देखें तो ये आफ्टर वो भी व्यवहारिक लोग हैं भाई, वो मतलब प्रधानमंत्री पहले पॉलिटिशियन है। गवर्नर के उदाहरण पे महत्वपूर्ण बात जो है, जो सरकार का एक काम करने का जो एक तरीके की बात की, और जो मुद्दे, जैसे मान लीजिए यूसीसी लाना है, मैं बोलने वाला था। अच्छा, बस अब यूसीसी लाना, मैं कोई कैसे आएगा? नहीं आएगा, देखिए ये भी नहीं आएगा। जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं वहां पर दिक्कत होगी, और वो एक बड़ी समस्या रहती है कि पॉलिटिकली वो अपना देखेंगे। इसमें मगर अब जनता क्या करेगी? अब यहाँ बॉल है, वाइट बॉल है, या नहीं, अब यहाँ सवाल आ गया एक दो बातों का। एक कि मैं मोदी सपोर्टर, मान लीजिए कोई मोदी सपोर्टर है, वो चाह रहा है मोदी ने ये काम कहा था तो ये काम होना चाहिए, अनफिनिश्ड एजेंडा। अब भाई अब उसको मोदी जी बोलने थोड़ी जा रहे हैं कि भैया मैंने तुमसे 300 मांगी थी सीटें, तुमने मुझे 240 ही दी। उसको तो दिख रहा है ना तुम प्रधानमंत्री हो, और मेरे प्रधानमंत्री ने कह रखा यूसीसी आएगा। अच्छा, मोदी जी ने कल फिर कह दिया वो बात कि कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। दूसरी चीज सौरभ की आइडियोलॉजिकल इशू जो हैं बीजेपी के, वो तो ऑलरेडी वो पूरा कर चुके हैं। देवेंद्र, मैं आपकी बातें बहुत लोग सुनते हैं, मैं फिर आपसे जो मैं पूछ रहा हूं कि ये आप मुझे अपना असेसमेंट दे रहे हो या दे रहे हैं, या आप एक जानकारी के तौर पर कहना चाहते हैं? जानकारी के तौर पर ही बता रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं वो तो इनके पूरे हो चुके हैं। कन्फ्रंटेशन वाला कौन सा इशू बाकी है? यूसीसी पे नया कुछ होना ही नहीं है। यूसीसी पे पहले ही कहा जा चुका है कि हर एक राज्य की सरकारें उसे अपने अपने हिसाब से लागू करते रहेंगी।
ये तो कई बार बोला वो गया करते ही है, रहेंगे। वो वैसे ही रहेगा। राष्ट्रीय स्तर पे उसको लाने की One कोई nation, योजना one नहीं है। election। वन नेशन वन इलेक्शन पे बोर्ड पे लाना बहुत आसान काम है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को, वो लोग भी ये चाहेंगे, उनको दिक्कत नहीं देखिए, होगी। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये इशू ऐसा नहीं है इसमें मेरी राय अलग है। थोड़ा सा मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा कोई कन्फ्रंटेशनल होने वाला नहीं है। अभी तो ये सरकार आई है, अभी चलेंगी चीजें, और वो अभी समिति है, बनाएगी। आप इसको भी तो समझिए वो ना, कोई issue हम नहीं है लोग उस पे। ऐसे मान रहे हैं जैसे सारी चीजें अभी उनको कल साइन करना है। नहीं, दूसरा एक चीज जो रशीद साहब कह रहे हैं, देखिए आप 89 से जिन सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त के नेता और उनके माहौल बड़े अलग थे। जो अभी देवेंद्र कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार देता हूं। उनमें से ढेर सारे लोग अपने अच्छे बुरे को लेकर समझौता, काम कराना, किसी के लिए कुछ दबा देना, किसी के लिए दब जाना, ये सब करते रहे। ईश्वरीय कृपा से और नरेंद्र मोदी के अपने कर्म से उनको 2001 से आज तक ये करने की किसी के साथ जरूरत नहीं पड़ी। एक जो सबसे बड़ा अंतर। दूसरा, नरेंद्र मोदी को देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। मोदी जी को पहली बार 23-24 साल में इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक लाइन में आप एक लाइन थोड़ा बता दे रहा हूं, उससे आप समझ लीजिए। बड़े बिजनेस हाउसेस एक मंत्री के ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। मामला गया, प्रधानमंत्री को जानकारी मिली और बिजनेस हाउस की तरफ से ये शिकायत गई कि मंत्री ठीक तरह से काम नहीं करने दे रहे हैं पॉलिसीज को लेके। मंत्री की जब पेशी हुई थी तो मंत्री ने पूरा पिक्चर क्लियर रख दिया कि किस प्रकार से ये अनड्यू फेवर चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का तुरंत यही कहना था कि ऐसे बिजनेस हाउसेस के दबाव में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी हो। पॉलिसी आप वही बनाएं जो कि सबके लिए एक समान हो और देश के लिए अच्छा हो। तो जो व्यक्ति इस तेवर का रहा हो उसको इन सब चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए ऐसी बात, देखिए इनकी बात कंप्लीट हो जाए। एक थोड़ा सा और दूसरा समझिए, मनमोहन सिंह कौन सी पॉलिसी डिसाइड कर सकते थे? उनको तो सोनिया जी का मुंह देखना था ना। हर बात यहां इनको किसी का मुंह नहीं देखना है। और जो एक चीज है, जब आप किसी के लिए भी यूनिफॉर्म रूल करते हैं, अब जैसे ये हम भी जानते हैं, बहुत से लोग कहते हुए भी नहीं कह पाते। आप किसी से कहेंगे कि अच्छा हमारा पीएस इसलिए कर दो क्योंकि हम 4 काम करा पाएंगे, ये आप कहेंगे कैसे? उस बैठक में जब बड़े बड़े बेशरम लोग हुए कहने के लिए क्या नहीं कहा लेकिन गया होगा? इनसे नहीं कह पाएंगे ना। इनसे नहीं कह पाए बोला क्या? इसीलिए अब क्योंकि तक लोग करते तो यही आए भाई। लेकिन जो किस्सा वो सुना रहे हैं, ए राजा करप्शन का चार्ज लग गया, इस्तीफा दिलाना है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, वो इस्तीफा नहीं ले पा रहे मंत्री का। वाया वाया कैसे कैसे गवर्नर के जरिए जो है करुणानिधि को रिक्वेस्ट किया गया, उसमें भी 4-5 दिन करुणानिधि ने लगा दिया। पूरा किस्सा बताया ना सबने भी। देखिए उसमें कहां से गड़बड़ होती थी। सिब्बल साहब अपना मंत्रालय चलाएंगे, आनंद शर्मा अपना मंत्रालय चलाएंगे, मुरली देवड़ा अपना मंत्रालय चलाएंगे, और तो और जयराम रमेश भी कुछ दिन तक चलाए थे। हालांकि उसके बाद तो सोनिया जी से बड़ा उनको दुख हो गया था। अब तो आजकल बड़ा नजदीक का मामला। देखिए जो क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंस है। उस साइंस में एक होता है कि प्रधानमंत्री जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, और वो उसको एक अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी होना चाहिए। जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री को वो बनाए, हटाए, उसका पद कम करे, उसका विभाग बदले। अब जो बात हो रही है, जो अभी भी बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि साहब स्वास्थ्य मंत्री हमारे उस दल से होना चाहिए, फलाने हो ना हो। ये बात मैंने नहीं सोचा था हफ्ते भर पहले तक कि ये इस तरह की बात आज दिल्ली में चर्चा होगी। ये बात हम ही लोग कर रहे हैं, ये कौन सोचा? इसमें कोई ये एक बड़ा एक मतलब एक तरीके का एक शिफ्ट है। नरेंद्र मोदी जी उसमें कितना कंप्रोमाइज करेंगे, कितना। देखिए मैंने तो एक पूरी किताब लिखी है भारत के प्रधानमंत्री के नाम से, और मेरा मानना ये मेरी राय, और मैंने किताब में कि कोई भी प्रधानमंत्री की जो मतलब जो उसकी देश के प्रति जो उसकी आस्था, कटिबद्धता, निष्ठा, उसमें कोई शक नहीं था। वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन ये हालात, परिस्थितियां ऐसी बनती थी, और इसलिए गठबंधन की परिस्थितियां, जैसे आपने कहा कि दिस इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, तरह तरह की सिचुएशन होगी। और उसमें भी देखिए बहुत तरीके होते हैं। आप लोग अगर कोई आदमी चुनाव चाहता है तो एक ऐसी बात ले आएगा कोई जो बहुत ही विवादास्पद चीज होगी, उस पर लोग नहीं मानेंगे, कन्फ्रंटेशन होगा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएंगे भाई, जैसे बात चल रही है कि भी पहली बार हो रहा है मोदी जी के साथ, क्यों गठबंधन की कोई सरकार चलानी पड़ रही है। बहुत कुछ व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता सर। मनमोहन सिंह एक टाइप की पर्सनालिटी थी, ये अलग टाइप के आदमी। अटल जी तो बहुत मामले में भी अलग टाइप के आदमी थे। नहीं, ये आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे। मैं फॉर एग्जांपल, और परिस्थितियां कैसे, मैं उसको उदाहरण के साथ कह रहा हूं ना। मान लीजिए साहब कि मनमोहन सिंह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं। ये उन्होंने अटल जी भी कहते थे, और कि मैं क्यों मजबूर हुआ कुछ फैसले लेने के लिए, ये आप लोगों को नहीं पता सकता। वीएन गाडगिल साहब थे, वो ये कहते थे कि साहब ये जो मतलब अलाइस को कहते थे ह्यूमन बम की तरह होते हैं, ममता, समता, जयललिता, कि मतलब विस्फोट कर सकती है। बड़ा मशहूर। अब कोई बात नहीं कह रहा हूं, आपके पास विस्फोट करने की क्षमता है क्या?
अभी अभी हम लोग हिसाब लगा रहे थे बैठे हुए थे शो से पहले, यही बात है कि बात ही ये चल रही थी। मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, उन्होंने कहा साहब हमको 4 मंत्री चाहिए, कहीं 4 नहीं 2 देंगे, बात चलेगी, वापस में कुछ ना कुछ तो चलेगा। अब ये वही है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, पहले पलक कौन झपकता है, वही खेल है ना। अभी नहीं कर, देखिए सौरभ, हम इसमें एक गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पुराने चावल 1 साल बाद की बात हो, मैं कह रहा हूं यहां तक बात चली जाए, फॉर एग्जाम्पल यहां तक बात चली जाए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं रहूंगा आपके साथ अगर मेरी बात नहीं मानी गई। इधर सामने कैसा आदमी है वो इस पर डिपेंड करेगा कि वो उसको कैसे लेता है। अगर इन्होंने कह दिया हाँ तुम चले जाओ, वो जाकर के क्या ले लेगा दूसरे वाले से? बिल्कुल, दूसरा वाला जो दूसरा गठबंधन है उसके पास है क्या देने के लिए? देखिए हमारे देश में और एक चीज और सौरभ की जैसे ऐसा नहीं आप है, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, मैं ब्लैकमेल में आऊं या ना आऊं, ये मैं किस किस्म का आदमी हूं? बिल्कुल, और वो सौरभ, व्यक्ति आपके के तर्क में वजन है, के लेकिन साथ मैं स्थितियां, प्रधानमंत्री- किस किस्म के साथ देखिए, स्थितियां बड़ी महत्वपूर्ण होती इनकी है। स्थितियां इतनी बुरी नहीं है, नहीं बुरी हैं, 8 का मसला है। मैं मतलब ठीक है, ये हो सकता है कि अभी बहुत तुरंत ना दिखे, अगले कुछ दिनों में नंबर्स बदलेंगे। अब वो कैसे बदलेंगे, कितने बदलेंगे, ये कोई नहीं कह एक बात मैं प्रेशर कह को दूं, लेकर सौरभ एक चीज जरूर है, जैसे मान लीजिए कि ठीक है कि एलाइज का प्रेशर उनके ऊपर पिछली 2 सरकारों में नहीं था, प्रेशर सिर्फ एलाइज का नहीं होता, अपना उससे भी होता है, 1000 बिल्कुल। गुना ज्यादा बड़ा प्रेशर, 1000 गुना ज्यादा बड़ा प्रेशर, जैसे इंटरनेशनल फैसले जो इन्होंने लिए जिसपे इंटरनेशनल पार्टीज इन्वॉल्व थी, जैसे धारा 370, आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपके प्रेशर झेलने की क्षमता नहीं होती, वो आप सस्टेन कर सकते हैं। जब विदेश मंत्री जयशंकर जाते थे ना फॉरेन, तो जितना उनका अलग अलग देशों के जो लोग मिलते थे वो लगातार एक तरह से बम्बार्डिंग करते थे 370 को लेके, और उस प्रेशर पे भारत की सरकार एक पलक तक नहीं झपकाई। तो प्रेशर नहीं झेलने की जिसकी फितरत देखिए, होती है, प्रेशर तो समय खत्म हो गया। अब नहीं, बस एक आपका क्लोजिंग वर्ड आपका ही, देखिए, कैसी रहेगी ये सरकार? जी, सरकार को शुभकामनाएं, सरकार अच्छी चलेगी, स्थिर रहेगी, लेकिन खतरे बहुत हैं। जो मैंने कहा ना, विस्फोट होने का राजनीतिक रूप से उसकी काफी गुंजाइश है। बहुत सारे मुद्दे हमने इस चीज में बातचीत में रह गए, वो बात नहीं करी, अगली बार करेंगे। लेकिन ये देखिए, जो आप कह रहे हैं कि एक कोई आदमी का अगर सख्त मिजाज है, अंदर वाले बम भी जो उनकी बात भी नहीं, अगर जो सख्त मिजाज होता है तो सख्त मिजाज से भी कभी कभी वो उसमें गठबंधन सरकार चलानी मुश्किल होती है। मोरारजी भाई जो थे वो भी जो प्रधानमंत्री बने थे गुजरात के ही थे और बड़े सख्त मिजाज के थे, कंप्रोमाइज नहीं करते थे, लेकिन क्या हुआ, उनका गृह मंत्री चला गया और अलग से सरकार बन गई। देखिए, दूसरे लोग जो हैं वो किसी को भी मतलब ताजपोशी करने को तैयार है। आज की स्थिति नहीं लगती, लेकिन साल 1.5 साल बाद मुझे लगता है, मुझे संदेह है कि ये सरकार अगले 5 साल पूरे कर पाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मुझे संदेह है कि ये सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। आशीष साहब, और ये चीज ये अलाइज से नहीं हो सकता, सरकार भी चाहे हैरानी कि हुई मुझे उसको सुन के। हर्षवर्धन जी कह सकते भाई हैं, टाइम टिप्पणी बढ़ा कर सकते हैं क्या हमारा? देखिए रशीद साहब जो कह रहे हैं, मैं बस उसमें एक ही लाइन जोड़ूंगा, अगले कुछ दिनों में नंबर बदलने की प्रतीक्षा कीजिए। देखिए, ईडी और सीबीआई ये 240 वाला नंबर या 292 वाला नंबर? ये 240 वाले नंबर की बात है। देखिए, बदलेगा। और देखिए, अब ये सरकार ईडी सीबीआई के 5 दिन लग साल गए अब। चलने वाली है। अच्छा। इस सरकार को ईडी कोई सीबीआई मुश्किल इनकम नहीं टैक्स के होने दिन लग गए अब। भाई सारे अनुभवी लोग हैं, सबकी राय आपने सुन ली। राशिद साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब मतलब देखते हैं सर आगे क्या होता है। अब देखिए हमें पिछले 10 साल में एक शिकायत तो रहती थी, इस सरकार में खबरें बाहर नहीं निकलती। अब सरकार में चाहे खबरें बाहर अभी भी ना निकले, लेकिन खबरें आती जरूर रही। अब एयरपोर्ट पे कैमरे लगेंगे कि आज कौन आया। बात करने के लिए मुद्दे खूब रहेंगे हमारे शरद पास, यादव ठीक है? तरह हनुमान मांझी मंदिर बोल सामने रहे वाला घर भले ना हो। राजीव साहब बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मतलब हमें टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। हर्षवर्धन जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी।